So Ms. Avantika will try to prove the laws of and reflection, reflection and refraction using Huygens principle. So what I was telling you was कि बोर्ड में, आप किसी भी बोर्ड में देख लीजिए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में देख लीजिए, चाहे आप आईएससी बोर्ड में देख लीजिए, इन सब में, या महाराष्ट्र बोर्ड में, एचएससी बोर्ड में देख लीजिए, इन सब में ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, वो प्रॉब्लम ये है कि दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइट इट डाउन। दे अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल बट दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइट इट डाउन। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ प्रैक्टिस। आप अगर इसको समझ के आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे समझ आ गया, तो काम नहीं चलने वाला। प्लीज प्रैक्टिस राइटिंग दिस। मिस अवंतिका, हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? आपको फेयर कॉपी में इसको लिखना आना चाहिए। और मान के चलिए देर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हैं, चाहे आप आईएससी बोर्ड में हैं, चाहे आप महाराष्ट्र बोर्ड में हैं, ये जो है टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, एक जो क्वेश्चन है खुद से ऑब्वियस है कि यू हैव टू यूज हॉयगन्स प्रिंसिपल। हॉयगन प्रिंसिपल यूज करके प्रूव करना। आपको समझ आया मिस अवंतिका? हॉयगन प्रिंसिपल यूज करके आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये रिक्वायरमेंट है कि वी शुड बी अवेयर कि हॉयगन्स जो है, मिस्टर हॉयगन्स जो है वो बोलते क्या है, सिद्धांत क्या है, बोल क्या रहे हैं। तो इनकी जो स्टोरी शुरू होती है वो बेसिकली ये शुरू होती है कि मिस्टर हॉयगन्स यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई जो आपकी जो वेव है, तो जो अभी तक की हमने जो भी वेव थ्योरी की है उससे कुछ एक दो चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो हमने ये समझ लिया कि यार फेज ऑफ अ वेव क्या होता है। फेज ऑफ अ वेव ये होता है कि अगर रफली आपने ऐसी एक वेव बनाई, तो आप ये देखेंगे कि ये एक वेव का पार्ट है, यहाँ से ये दूसरा वेव का पार्ट शुरू हो जाता है, ये दूसरा वेव का पार्ट शुरू हो जाता है। अब फेज का मतलब ये होता है कि ये वाला, यहाँ जो पार्टिकल है और यहाँ जो पार्टिकल है, विच आर एट अ डिफरेंस ऑफ लेमडा फ्रॉम ईच अदर, इन दोनों का जो फेज है वो सेम है। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? हो गया मैडम? ठीक है, ऐश कीजिए। वैसे भी समझ आ गया? So these two particles, so for example, this particle, this particle, and at distance of a lambda, अगर आप डिस्टेंस लैम्डा लेंगे तो यहाँ पर एक पार्टिकल होगा, ये यहाँ पर एक पार्टिकल होगा। ये जो पार्टिकल है, ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं ये सेम फेज पे होंगे। भाई समझ आ गया? काफी देर से, ऑलमोस्ट एक महीने से यही सब स्टोरी चल रही है। तो मिस्टर हॉयगन्स ये बोलते हैं कि आप जो वाटर वेव देखते हैं, सो फॉर एग्जांपल लेट अस लुक एट अ पिक्चर ऑफ अ वाटर वेव। एक सेकंड में आपको वाटर वेव दिखाता हूँ। जैसे ये जीआईएफ आपके सामने है, इसमें हर पार्टिकल जो कि सेम फेज में है वो इस सर्कल का पार्ट होगा। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? बेसिकली जो ये एक्सपैंडिंग सर्कल्स हैं, इस पे जितने भी पार्टिकल हैं दे आर ऑन द सेम फेज। मैं समझते कि हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? तो सर्कल पे, जैसे लेट अस अज्यूम दिस इज अ वेरी रफली, लेट अस अज्यूम दिस इज अ वाटर वेव। तो इस वाटर वेव में जो वो एक्सपैंडिंग सर्कल्स हैं, जितने जितने भी पार्टिकल्स उस किसी एक सर्कल पे हैं, वो सारे के सारे सेम फेज पे हैं। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? तो ये जो डिफाइन हो रहा है अभी तक, जो हम बात कर रहे हैं, वो अभी तक जो हमने बात की है वो सिर्फ फेज की बात की है कि एक वेव में, एक वेव में, एक वेव में यहाँ पर जो पार्टिकल है, और एट अ लैम्डा डिस्टेंस यहाँ पर ये जो पार्टिकल होगा, और इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो लैम्डा का डिफरेंस है, ये सेम फेज में होंगे। तो और जैसे हम वाटर वेव देखते हैं, बिकॉज वाटर वेव इज समथिंग विच वी सी एवरी डे, मतलब इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, उसमें समझने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। यही मैं अगर आपके सामने एग्जांपल लूंगा से लाइट वेव का, तो उसको थोड़ा इमेजिन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। सो दैट इज वाई व्हाट इज डन इज कि वाटर वेव का एग्जांपल लेंगे तो वो इजी हो जाता है। सो द फेज ऑफ अ वेव, the phase of a wave at a point is defined as state of motion of the particle at that point as well as the distance particle. Two particles are in phase
have the same phase if their state of motion is the same. They have the same velocity and displacement perpendicular to the water surface and they are at the same distance from the source. तो ये जो इंग्लिश लिखी हुई है ये इंग्लिश में आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए. वाई? इसमें डाउट इसलिए नहीं आना चाहिए बिकॉज यही यही ये जो जैसे सर्कल्स निकल रहे हैं और अगर आप इसको 3D में इमेजिन करेंगे तो ये स्फीयर्स जो निकल रहे होंगे इसको बोला जाता है द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट. तो इस हर एक सर्कल को अगर आप 2D मान रहे हैं और हर एक स्फीयर को अगर आप इसको इमेजिन कर रहे हैं कि ये 3D में है तो हर जो सर्कल या स्फीयर जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं दैट इज द वेव फ्रंट. मिस अवंतिका, आर वी क्लियर व्हाट इज द वेव फ्रंट? वैसे भी कोई डाउट है? वेव फ्रंट के बारे में कोई डाउट है? मैं आपको इसलिए वो GIF दिखा रहा हूँ बिकॉज इसको थोड़ा इमेजिन करने में प्रॉब्लम आती है. जैसे यहाँ लिखा हुआ स्फेरिकल वेव फ्रंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट. अब मैं जब क्लास 12th में था मुझे बड़ी तकलीफ थी कि इसको ये स्फेरिकल कहाँ है, ये तो सर्कल है. बट यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये लाइट सोर्स है तो जो वेव फ्रंट होगा वो 3D में होगा. बट अगर ये वाटर वेव है तो आपको ये 2D में नजर आएगा. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? और इसीलिए वो थोड़ा एनिमेशन दिखा के हमें ईजी हो जाता है चीज़ों को समझना. जैसे बनते आर वी क्लियर टिल हियर? हमें वेव फ्रंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बिकॉज जो हॉयगन सर का जो पूरा सिद्धांत चालू होता है वो वेव फ्रंट से ही चालू होता है. वहीं से R&D सारा स्टार्ट होगा. ओके, शाबाश. तो एक बार अगर आपको वेव फ्रंट समझ आ जाता है, अगर आपको ये मैं जो आपसे बात कर रहा था कि वाटर वेव्स आर 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल लाइक साउंड जो है, जो साउंड है या जो लाइट है उसमें जो वेव फ्रंट बनता है वो 3D में बनता है. अब हमारे लिए जो क्रिटिकल है, धीरे धीरे जो क्रिटिकल हो जाएगा वो ये लाइन हो जाएगी. द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब पूरा जो हाइगन्स प्रिंसिपल है अगर आप मेरे से पूछेंगे, अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो पूरा हाइगन प्रिंसिपल समझ आ जाता है. सो आपके पास लेट अस अज्यूम ये मेरे पास थोड़ा ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको सर्कुलर ही मानूंगा. तो अगर मैं इसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मानूंगा तो वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो परपेंडिकुलर टू दिस वेव फ्रंट होगा. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? आर वी क्लियर? तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है. और अगर ये सर्कल है अगर ये सर्कल है तो क्लास 10th में आपने कुछ और याद ना हो एक सिंपल सा आपने एक रूल किया था. कोई ज़्यादा मुश्किल रूल नहीं है. एक सिंपल सा रूल ये किया था कि कहीं पर भी सर्कल पे कहीं पर भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट होता है वो रेडियस ऑफ द सर्कल से रेडियस ऑफ द सर्कल से भाई हमारा उल्टा चल रहा है एक सेकंड, थोड़ा पेन में प्रॉब्लम है. रेडियस ऑफ द सर्कल से टेंजेंट पे होता है. तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये जो है ये वेव फ्रंट है तो डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो परपेंडिकुलर ऐसे होगी. आर वी क्लियर? समझ आ गया? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बार बार बोलता रहूंगा. हॉयगन प्रिंसिपल समझने में आसान है, लिखने में डिफिकल्ट है. तो लिखने की प्लीज प्रैक्टिस कर दीजिए. तो अभी तक हमने 3 चीजें समझी. अभी तक जितना भी बोल बच्चन हुआ उसमें 3 चीजें समझी. पहली जो चीज समझी वो शायद आपको समझ आ गया, फेज क्या होता है. दूसरी बात ये समझ आ गई कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट. और तीसरी बात ये समझ आ गई कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है वो परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट है. भाई ये 3 बातें क्लियर है? अगर ये 3 बातें क्लियर है तो हॉयगन प्रिंसिपल क्लियर है. आपको एक एनिमेशन भेजा था, उसका लिंक मैं आपको दोबारा डाल दूंगा. उस एनिमेशन में आपको थोड़ा 3 तरह के उन्होंने वेव फ्रंट्स बना के, अगर आपको ध्यान होगा 3 तरह के वेव फ्रंट्स उन्होंने बनाए थे. हमारे काम के जो वेव फ्रंट है वो 2 हैं. ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा जो है ये है प्लेन वेव फ्रंट. उन्होंने एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी बना के बताया था बट उसकी हमें कोई खास जरूरत नहीं है, 2 से काम चल जाता है. एक क्रिटिकल चीज जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि स्फीयर जो है, याद रखिए स्फीयर जो है, थोड़ा सा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 2 मिनट में समझ आ जाता है. अगर आप इमेजिन करेंगे कि आप स्फीयर है, आप किसी स्फीयर पे बैठे हैं. सो लेट अस अज्यूम आप ऐसे स्फीयर पे बैठे हैं. लेट अस अज्यूम दिस इज अ फुटबॉल.
एंड लेट अस अज्यूम दैट यू आर एन एंट। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो यू विल अज्यूम दैट द फुटबॉल इज प्लेनर, इज प्लेनर। Mr. Vantika, have I made myself clear? So, for example, Earth is a sphere, but we are so small in size that we assume that जो Earth है वो sphere की तरह है, but all of us understand that it is not a sphere. तो इसमें एक चीज जो बताई जाती है, एक चीज जो समझाई जाती है, वो ये समझाई जाती है कि जैसे ये वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं। मैं आपको वो जीआईएफ फिर से दिखा रहा हूँ। वो जीआईएफ से ये वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं। ये जो वेव फ्रंट्स हैं ये स्फेरिकल है, बट एट अ लार्ज डिस्टेंस जो वेव फ्रंट्स हैं वो आपको प्लेनर नजर आएंगे। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा? एट लार्ज डिस्टेंस, एट लार्ज डिस्टेंस जो वेव फ्रंट्स हैं वो प्लेनर नजर आने शुरू हो जाते हैं। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ? मिस्टर Vantika, आप जितना दूर जाना शुरू कर देंगे, आप जितना दूर जाना शुरू कर देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो वेव फ्रंट है वो प्लेनर है। बेसिकली मैं आपको ये फोटो दिखा रहा था, ये वाली। भाई समझ आया? वो जो कर्व है, वो जो कर्व है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। भाई समझ गया? इज इट क्लियर? तो अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो आप ऐसे मान सकते हैं कि अ वेव फ्रंट, अ वेव फ्रंट, ऐसे बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ वेरी रेडियस। मेरे पेन में कुछ प्रॉब्लम है तो मैनेज कीजिए। पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ अ वेरी लार्ज रेडियस स्फीयर आपको प्लेनर नजर आएगा, प्लेनर नजर आएगा। भाई क्लियर? तो ये जो आपको प्लेनर, ये जो प्लेनर वेव फ्रंट्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली पार्ट ऑफ अ वेरी लार्ज वेव फ्रंट है। समझ आए? और एक बात तो हमेशा ट्रू है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ही हमेशा, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ही हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव होगी। ये समझ आ गया? तीन बेसिक बातें समझ आ गई आप? अगर ये समझ आ गया तो उसके बाद सर का, हॉयगन सर का ये सिद्धांत जो कि हमें एकदम रटा होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट रटा ही होना चाहिए। तो प्लेन वेव फ्रंट आपको समझा दिया, स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको समझा दिया। तो मैं आपके सामने ही बोलता हूँ, आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज आपको लिखने में आसानी रहेगी। अगर आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी एग्जाम में। तो इसको रट लीजिए। पहली लाइन, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट emitting secondary light waves called wavelets in all direction which travel with the speed of light in the medium। दूसरी लाइन, आपको ये तीनों लाइन याद होनी चाहिए। दूसरी लाइन, द न्यू वेव फ्रंट can be obtained by taking the envelope of these secondary wavelets traveling in the forward direction and is thus the envelope of the secondary wavelet in forward direction। तीसरी, the wavefront traveling in the backward direction are ineffective। मैं आपको तीनों लाइन का मतलब समझा देता हूँ, याद आपको करनी है कि इस पॉइंट पे, ये जो स्फेरिकल पॉइंट आपने स्फेरिकल वेव फ्रंट लिया, इस पे कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, वो कोई भी रैंडम पॉइंट जो है वो अपने वेवलेट्स बनाएगा। ये पहली लाइन है। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट emitting secondary light waves called wavelets। दूसरी लाइन, न्यू वेव फ्रंट कैन बी obtained by taking envelope of these secondary wavelets traveling in the forward direction and is thus। दूसरी दूसरी लाइन आपको बेसिकली ये कह रही है कि ये जो वेवलेट्स आपने बनाए, इन वेवलेट्स पे एक और वेवलेट आप बना सकते हैं जो कि इन्वेलप कर रहा होगा इन वेवलेट्स को। बट अगर आप देखेंगे दो तरह के इन्वेलप्स आप बना सकते हैं, अंदर भी बना सकते हैं और बाहर भी बना सकते हैं। तीसरी लाइन हमें ये कह रही है कि वेवलेट ट्रेवलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इनइफेक्टिव, इसको नहीं कंसिडर किया जाता, इसको कंसिडर कर दिया जाता है। नहीं समझ में आया? भाई मिस्टर हॉयगन जो सारा काम कर रहे हैं, मैं एक कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता देता हूँ। अब ये सब चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती हैं बट आई जस्ट टेल यू कि सर कौन से इरा में काम कर रहे थे, सो यू विल गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया। वन सेकेंड। तो मैं समझिएगा, मिस्टर हॉयगन जो हैं वो इस इरा में काम कर रहे हैं 1629 से 1695। तो 30 में तो बॉर्न हुए थे, ही वॉज 65 ईयर्स ओल्ड। सो एज्यूम कर लीजिए कि 17th सेंचुरी में वो काम कर रहे थे। तो हमें जो चीज़ें अब बड़ी
फॉर दैट मैटर बड़ी लल्लू सी लगती है, बट ये सारी जो काम चल रहा है ये 17th सेंचुरी का काम है। मिस्टर पंत का एनी डाउट? तो 1700 में सर काम कर रहे हैं मिस्टर क्रिश्चियन हॉयगन्स। हमें लगता है कि क्या आप बात कर रहे हो सर, ये सब तो चीजें ऑब्वियस ही हैं, बट वो सर 17 सेंचुरी में काम कर रहे हैं। जस्ट टू गिव यू मोर कंटेक्स्ट, आप ये इमेजिन कर लीजिए कि उस टाइम इंडिया में क्या हो रहा था। तो इसीलिए दे कॉल्ड इट ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि सर जो है यूके में उस टाइम ये सब काम चल रहा था। और कोई भी कंट्री जो इकोनॉमिकली स्ट्रांगर होता है उसकी जो साइंस है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होनी शुरू हो जाती है, उसकी हर चीज ठीक हो जाती है। तो दैट इज वाई जब कॉमर्स अच्छा होता है तो साइंस अपने आप अच्छी हो जाती है। बिना यूजुअली बिना कॉमर्स के साइंस चलानी मुश्किल हो जाती है। तो ये सर बोल रहे हैं कि अगर आपने ऐसे प्लेनर लिया तो ऐसे आप स्फीयर्स बनाएंगे तो ये जो है ये सेकेंडरी वेवलेट बन जाएगी। अगर आप स्फेरिकल वेव फ्रंट लेंगे तो ऐसे आप बनाएंगे। बेसिकली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर ने ये बताया ये सर्कल तो पूरा ही है यार, ऐसे सर्कल तो पूरा ही है, एक पीछे भी बनाएगा, बट जो पीछे वाला है वो इनफेक्टिव है। आपने जो आगे वाला है वो लेना है। मेरी बात समझ आ गई? और इसलिए लल्लू सी बात लग रही है, थोड़ी सी लल्लू सी बात इसलिए लगती है बिकॉज यहाँ इसका वेरी, यहाँ ये जो लाइन लगी है कि हॉयगन्स सर की जो थियरी है एम्पेरिकल थियरी है, देयर इज नो रीजन व्हाई द बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव विल नॉट बी इफेक्टिव। अब उस सर से अगर कोई पूछता है कि भाई क्यों तू इसको इग्नोर कर रहा है, कोई रीजन तो नहीं है, क्योंकि एम्पेरिकल है। सर ने समझाने की कोशिश की कि हो क्या रहा है। द थियरी वाज एक्सेप्टेड जस्ट बिकॉज इट एक्सप्लेन द वेरियस ऑप्टिकल फिनोमेना एज वी विल सी नेक्स्ट। तो सर ने अपनी एक थियरी बनाई। देखिए आप कोई भी थियरी बनाएं उसको, साइंस में क्या होता है, आप कोई भी थियरी बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसको आप लॉजिकली प्रूव करते हैं विद द नोन लॉज ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स, तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सर तो सर की भी जो थियरी है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। मिस अवंतिका, आर वी क्लियर अबाउट ऑल दिस, all the nonsense that we have discussed? Started with the phase of a wave. We discussed about wave front. We discussed about the direction of a wave is perpendicular to the wave front. We saw two kinds of wave fronts. We saw a spherical wave front. We saw a planar wave front. We understood the three premises of Huygens principle. Huygens principle, Huygens सर के प्रिंसिपल हमने समझे, मतलब फिगर कैसे बनानी है वो हमने समझ लिया। अब इसमें एक और चीज जो हमें समझनी है, एक और चीज जो हमें थोड़ा, यहाँ तक तो कंसेप्ट तो हमें समझ आ गया होगा, बट यहाँ पर एक और कंसेप्ट छुपा हुआ है जो हमें हेल्प करेगा। वो कंसेप्ट जरा समझ लीजिए। आप समझदार बच्चे हैं, 2 मिनट में समझ लेंगे। देखिए ये जो सर्कल्स बन रहे हैं, ये जो सर्कल्स बन रहे हैं भाई, इनका अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रेडियस क्या होगा, इसका जो रेडियस होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद आप सेकेंडरी वेवलेट बनाना चाहते हैं। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? तो अगर आप 1 सेकंड के बाद बनाना चाहते हैं तो लेट अस अज्यूम ऐसा बनता है। अगर आप 2 सेकंड के बाद बनाना चाहते हैं तो ऐसा बनेगा। 3 सेकंड के बाद बनाना चाहते हैं तो ऐसा बनेगा। मेरी बात समझ आ रही है? सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, देखिए इसमें जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द वेव तो कांस्टेंट है। अब डिपेंड करता है आप कितने टाइम के बाद वेवलेट बनाना चाहते हैं। मिस्टर बंदी, आर वी क्लियर टिल हियर? ओके, शाबाश। तो अब एक क्वेश्चन तो आपको ऐसे पूछा जाता है, व्हाट वाज हॉयगन्स प्रिंसिपल। वो हॉयगन्स प्रिंसिपल अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये 3 चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। मैं देखिए बार बार आपको बोल रहा हूँ, फ्रॉम अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भाई, कंपटीशन में, नीट में, जेई में ये नहीं पूछा जाता। फ्रॉम अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें फिर आपको ये लिखना है। अगर आपसे पूछे जाएंगे या उन्होंने, या सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यूजिंग हॉयगन्स प्रिंसिपल प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या प्रूव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, या 3 पार्ट्स बनाए जा सकते हैं कि भैया हॉयगन्स प्रिंसिपल भी बता दो, प्रूव भी बता दो रिफ्लेक्शन का, और रिफ्रैक्शन का भी बता दो। तो जैसा भी क्वेश्चन होगा वो आपको करना पड़ेगा। मिस्टर वंतिका, आर वी क्लियर कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ओके, शाबाश। अब देखिए एक चीज मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ कि आपने
देखिए ये जो बेसिक चीज़ है ये तो आप नाइन्थ टेंथ में करके ही आ रहे हैं, एट्थ नाइन्थ में करके आ रहे हैं कि ये एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, और ये जो होता है ये नॉर्मल होता है, ये जो है ये नॉर्मल है, और ये जो नॉर्मल है ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये सब तो हम क्लास नाइन्थ टेंथ में एट्थ में करके आते हैं। अब हमें उसका प्रूफ पूछा जा रहा है, और प्रूफ पूछा जा रहा है यूजिंग हॉयगन्स प्रिंसिपल। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लाइन आप ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, ये लाइन जो आपने ड्रॉ की है, ये लाइन जो आपने ड्रॉ की है, इसके परपेंडिकुलर ये जो है ये वेव फ्रंट्स है। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? ये जो है ये वेव फ्रंट्स है। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? तो ये जो आप नाइन्थ में टेंथ में लाइन ड्रॉ करते थे, इसके यहाँ पर ऐसे प्लेनर वेव फ्रंट्स हैं। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? वो क्योंकि नाइन टेंथ में आपको बताया नहीं गया था, क्योंकि आप बालक थे। तो यही मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि अगर मैं कोई रे वन लेता हूँ, रे टू लेता हूँ, रे थ्री लेता हूँ, तो रे वन रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ, टू रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ, थ्री रिफ्लेक्ट हो यहाँ, बट हर जो वेव है उसके अपने ऐसे वेव फ्रंट्स हैं। ये ये जो नजर आ रही है ये डायरेक्शन ऑफ द वेव है, और ये जो है ये वेव फ्रंट है। नाउ इज इट मेकिंग सेंस? मिस अवंतिका, इज इट मेकिंग सेंस? ओके। तो अभी मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि आप महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, बिकॉज आपकी बुक ने बहुत कंफ्यूजिंग कर दिया। मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये प्रूफ कैसा होता है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आप आपको 2 दिन लग जाएंगे उसको प्रूफ का समझते हुए, उसने बहुत कंफ्यूजिंग कर दिया। पहले मैं आपको थोड़ा बर्ड्स आई व्यू दे देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पीडीएफ के 3-4 पेजेस हैं ये मैं आपको भेजूंगा, आपने यहीं से पढ़ना है, बुक से अवॉइड कीजिए। देखिए ये एक रे आई मैडम, रे आर। ये जो आर है ये रिफ्लेक्ट कर, ये ए पे जाके इसने स्ट्राइक किया और ये ई पे रिफ्लेक्ट होगी। इसके पैरेलल एक और रे है क्यू, वो सी पे रिफ्लेक्ट हुई और सी पे जाके टकराई और एफ पे रिफ्लेक्ट होगी। आर वी क्लियर अबाउट दिस? फिर से याद रखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहाँ फिर से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और अगर मैं ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे फिर से नजर आएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मुझे प्रूव करना है हॉयगन सर के प्रिंसिपल से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। ये जो फोटो है ये हम यूज करेंगे फॉर प्रूविंग। अब इस फोटो की थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इसको मैं समझाता हूँ। ये आई एंगल ऑफ, ये आई मेरी रे आर, मैं इसको रे आर बोल रहा हूँ, आर रे बोल रहा हूँ, और ये जो है ये मेरी रे क्यू है। अभी सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। देखिए जब आर रे यहाँ पहुंच जाती है, तो जो क्यू रे है, जब ये आर रे यहाँ पर इसको स्ट्राइक कर जाती है, तो जो क्यू रे है उस टाइम सिर्फ बी तक पहुंची होती है। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई? मिस अवंतिका, रे सरफेस पे स्ट्राइक कर चुकी होती है, दिस इज द सरफेस। सरफेस को मिरर मान लीजिए, जैसे आप क्लास 9 10th में इसको मिरर मानते थे। तो जब आर रे यहाँ पॉइंट ए को स्ट्राइक कर चुकी है, उस टाइम जो क्यू जो है वो सिर्फ यहीं तक पहुंची होगी। आर वी क्लियर अबाउट दिस और नॉट? ओके। अब जो रे क्यू है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगी यहां तक आने में, सरफेस को स्ट्राइक करने में, जो कि पॉइंट सी है। जब तक ये यहां पर पहुंचेगी तब तक जो आर रे है वो वापस जा चुकी होगी, वो यहां तक पहुंच चुकी होगी, यहां तक, जो कि पॉइंट ई है। आर वी क्लियर? तो रे आर पहले स्ट्राइक किया, रे क्यू में लैग है, और ए पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे पीछे की तरफ भागी, मतलब रिफ्लेक्टेड रे भागी,
जब तक वो जब वो ई पे पहुंच चुकी थी, तब तो जो क्यू है वो यहां पर जाके उसने स्ट्राइक किया था। सो अगर आप देखेंगे, अगर स्पीड इन द मीडियम वेव की सी है, सी जो है वो स्पीड है, और अगर आप जो टाइम डिफरेंस कंसिडर कर रहे हैं उसको टी कंसिडर कर रहे हैं, तो ये ये जो डिस्टेंस है, दिस विल बी इक्वल टू सी टी। इज इट क्लियर और नॉट? यहां से ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। पहले तो आप ये जो आ रहे हैं इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द इंसिडेंट रे क्यू सी। उसके बाद सी से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द रिफ्लेक्टेड रे ए ई। इज इट मेकिंग सेंस और नॉट? ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका परपेंडिकुलर ये है, और एक परपेंडिकुलर यहां पर है। आर वी क्लियर टिल हियर और नॉट? ये जो डिस्टेंस है, ये जो ए ई डिस्टेंस है, ये सी टी है। उसी तरह जो ये बी सी डिस्टेंस है, ये भी सी टी है। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ओके। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज बिटवीन टू लाइंस, ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन। ये लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, और ये लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है। तो जो एंगल आई यहां पर होगा वही एंगल आई यहां पर होगा। दिस वन थिंग, आर वी क्लियर? दिस वन थिंग, आर वी क्लियर? सिमिलरली, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एंगल आर है। जो एंगल आर है, दैट इज बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है। तो अगर ये एंगल आर है तो फिर से ये एंगल आर होगा। आर वी क्लियर? तो अगर मुझे प्रूव करना है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल है, तो बेसिकली मुझे प्रूव करना है कि ये वाला एंगल आई जो है, क्या वो एंगल आर के इक्वल है या नहीं है। आर वी क्लियर और नॉट? समझते आर वी क्लियर? ओके। नाउ ऑल द वाइल यू माइट बी वंडरिंग कि सर ये तो सिंपल ज्योमेट्री है, तो इसमें हॉयगन सर कहाँ से आ रहे हैं? वाई डू वी रिक्वायर मिस्टर हॉयगन? अब मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो लाइन है, मैं कचरा नहीं करना चाहता, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, दे आर दे हैव दीज wavelets. They are basically perpendicular to these wavelets, these infinite wavelets. Am I making sense? उसी तरह जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ दीज इनफाइनाइट wavelets. Am I making sense or not? तो बेसिकली, अगर जैसे मैंने एक एनिमेशन इनको दिखाया था लास्ट टाइम, वो वीडियो मैंने शेयर किया था, फिर से मैं शेयर कर दूंगा। बेसिकली, इन दैट एनिमेशन, व्हाट द जेंटलमैन वाज शोइंग वाज कि ऐसे वाटर वेव्स आती हैं। एग्जैक्टली exactly, ये देख के और भी अच्छा लगता है। जब वो वीडियो देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ आता है। तो ऐसे वेवलेट्स आती हैं, लेट अस अज्यूम ऐसे वेवलेट्स आती हैं, और फिर जो रिफ्लेक्शन है ना, आज जो डिजिटल पेन है वो फॉर सम स्ट्रेंज रीजन लैग से काम कर रहा है, वो लैग शो कर रहा है। तो ये जो है, ये वेव आ रही है, इसमें ये भी एक डायरेक्शन है, ये भी एक डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन मतलब रे है, रे ऑफ लाइट है ऐसे। तो ये हमारी रेज ऑफ लाइट है, ये हमारी जो है ये वेवलेट्स हैं।
और फिर ये रिफ्लेक्ट होंगी। जब रिफ्लेक्ट होंगी तो अलग कलर से मैं इसको दिखा देता हूँ। जब रिफ्लेक्ट होंगी, जैसे ये रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, तो इन सब पे ये जो है ये सारे वेवलेट्स हैं। एम आई मेकिंग सेंस? हॉयगन सर की जरूरत हमें यहाँ पड़ती है। तो इन शॉर्ट, if you are able to read between the lines, what you will understand is कि ये जो दो परपेंडिकुलर हैं ये बेसिकली वेवलेट्स हैं। आई थिंक थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको समझ आएगा। ओके, आई विल रीस्टार्ट द मीटिंग अवंतिका एंड देन विल सी दिस अगेन। आई विल रीस्टार्ट। तो अभी नाउ दैट आई हैव क्लीन द डायग्राम, अब आपको शायद थिंग्स विल बिकम क्लियर नाउ। बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू फॉर द लास्ट 5 मिनट्स वाज दैट ये जो ए बी है ये बेसिकली वेवलेट है जिसके परपेंडिकुलर दो रेज हैं। कौन सी? आर ए एंड बी सी। इज इट मेकिंग सेंस? ए बी जो है वो वेवलेट है, इंसिडेंट वेवलेट है। उसी तरह ई सी जो है वो रिफ्लेक्टेड वेवलेट है। इज इट मेकिंग सेंस? इज इट मेकिंग सेंस नाउ? हम बेसिकली थोड़ा उल्टा चले। ये जो है ये इंसिडेंट वेवलेट है जिसके परपेंडिकुलर ये और ये है। उसी तरह ये जो है, ये जो आपको दिख रही है ये वाली जो लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये और ये रिफ्लेक्टेड रेज है। मिस्टर वंतिका, इज इट मेकिंग सेंस? तो यहां पर मिस्टर हॉयगन का रूल रोल आता है कि ए बी जो है ऐसी इनफाइनाइट वेवलेट्स आ रही हैं और ईसी जैसी इनफाइनाइट वेवलेट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। एंड दिस विल बिकम वेरी क्लियर इफ यू लुक एट द वीडियो विच आई सेंड। उसमें उन सर ने वाटर वेव्स के साथ, इनको मैं लास्ट टाइम दिखाया था, डिटेल में दिखाया था, तो वाटर वेव्स में बड़ा क्लियरली नजर आता है। ओके, एनीवेज, तो हमारे पास मिस अवंतिका अभी दो ट्राइंगल हैं और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं ये वाला जो इंसिडेंस है इसको यहाँ ले आया हूँ और ये वाला जो आर है इसको यहाँ पर ले आया हूँ और अब मैं दो ट्राइंगल कंसिडर करूंगा, ए बी सी और ए ई सी। अब ए बी सी अगर आप देखेंगे, ए बी सी, तो साइन आई जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर बी सी, ये जो है ये परपेंडिकुलर है, और ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है। उसी तरह साइन आर परपेंडिकुलर ए ई अपॉन हाइपोटेन्यूज। मिस्टर मंतिका, इज इट मेकिंग सेंस? अब ए सी जो है मिस्टर मंतिका वो तो ए सी के इक्वल है ही है बिकॉज वो तो कॉमन है, और बी सी जो है वो हम अपने तिकड़म लगा के बी सी, ये जो बी सी है और ए ई जो है, ए ई जो है वो दोनों सी टी के बराबर है। जैसे क्लियर? तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो आपने ये प्रूव कर दिया कि जो साइन आई है वो साइन आर के इक्वल है, और अगर साइन आई साइन आर के इक्वल है तो आई जो है वो आर के इक्वल है। वैसे वन थिंग, आर वी क्लियर? अब यहाँ पर आपने एक गलती नहीं करनी, यहीं पर क्वेश्चन नहीं छोड़ना, याद रखना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ आता है। पहला लॉ आता है आई इज इक्वल टू आर। एक दूसरी लाइन भी थी जो यूजुअली हम क्लास 10th में मिस कर देते थे, वो ये है कि जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे जो है दे लाई इन द सेम प्लेन। ऑफ कोर्स दे लाई इन द सेम प्लेन, आपको यहाँ पर नजर आ ही रहा है, दे लाई इन द सेम प्लेन। तो दोनों लाइंस आपने लिखनी है, ऐसा नहीं एक लाइन लिख के आगे भाग गए। यहाँ तक क्लियर है? मिस्टर वन थिंग, आर वी क्लियर टिल हियर? ओके, तो यहाँ तक आपने इतना पेशेंस दिखाया, अब मेरे साथ 5-10 मिनट और लगाइए और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी नोट कर लीजिए। उसी तरह मिस्टर वंतिका, अब जो मैं आपको पहले भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि यार ऐसा है ना कि अब आपके पास ऐसे इनफाइनाइट वेवलेट्स हैं, ऐसे इनफाइनाइट वेवलेट्स हैं, इनफाइनाइट वेवलेट्स हैं। ये सारे वेवलेट्स ऐसे स्ट्राइक करेंगे।
अच्छा, ये अब हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, याद रखिए, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें ये जो है इसको आप जैसे वैक्यूम मान सकते हैं, और इसको जो है वाटर मान सकते हैं। वैसे बनते आर भी क्लियर। मैं फिर से बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, एक वाटर वेव्स का हमने वीडियो दिखा था, क्योंकि ये बच्चों ने देखा हुआ है, तो इनके लिए चीज़ें बड़ी ऑब्वियस हो रही हैं, आपको शायद थोड़ी तकलीफ होगी। सो वेन एवर यू आर रिव्यूइंग दिस लेक्चर, जस्ट हैव अ लुक एट दैट वीडियो अगेन। आई आई हैव ऑलरेडी शेयर दैट वीडियो विद यू, आई रीशेयर इट विद यू। तो अभी जब मैं इसका यूट्यूब लेक्चर बनाऊंगा तो डिस्क्रिप्शन में उसको मैं डाल दूंगा, तो वो पूरा पैकेट आपके पास होगा। तो जब भी आप 3 महीने बाद 6 महीने बाद रिव्यू कर रहे हो तो उस वीडियो को प्लीज़ एक बार देखिए, उससे चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो ऐसे इनफाइनाइट वेवलेट्स आ रहे हैं मेरे पास, और जो इनफाइनाइट वेवलेट्स हैं, हर भाई जो डायरेक्शन है वो तो हर वेवलेट के परपेंडिकुलर ही होने वाली है। तो ऐसे ही मैंने ए डैश ए, एक रे आई, ये मेरी सरफेस बाउंड्री है बिटवीन वैक्यूम एंड वाटर, वैक्यूम एंड वाटर। हाँ, अब ठीक है। अब मुझे पता है रिफ्रैक्शन में ये बेंड करती है। अब हॉयगन्स सर के स्टाइल से अगर समझा जाए, तो हॉयगन सर ऐसे समझाते हैं कि भाई यहाँ पर एक वेवलेट के लिए मुझे एक ऐसे स्फीयर बनाना पड़ेगा। वो जो स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो v2t होगा। v2t का मतलब ये हुआ वेलोसिटी ऑफ द वेव इन वाटर। समझ लीजिए, v2 जो है वेलोसिटी इन, वेलोसिटी, लाइट वेव ही ले लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं, वेलोसिटी इन वाटर। और याद रखिए यहाँ पर v1 लिखा हुआ है, v1 जो है वो वेलोसिटी इन एयर है। तो यहाँ पर जाके जब मुझे सेकेंडरी वेवलेट बनाना है तो मैं ऐसा एक आर्क बनाऊंगा जिसका रेडियस जो है वो v2t के इक्वल होगा। यहाँ तक क्लियर है? एज्यूम कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, एज्यूम कीजिए कि मैं एक और यहाँ पर रे ले लेता हूँ यहाँ पर। ये जब यहाँ स्ट्राइक करेगी, ये जब स्ट्राइक करेगी, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस है। आप समझ पा रहे हैं? ये वाला डिस्टेंस है, ये टाइम का डिस्टेंस हमेशा रहेगा। उसी तरह ये और ये, इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये ड्यू टू टाइम रहेगा। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? ये पहले क्लास 10th को पास करके निकल गई, ये इसकी छोटी बहन अभी 2 साल के बाद जाके यहाँ पर क्लास 10th में पहुंचेगी। मेरी बात समझ आ गई? अब मिस अवंतिका जब क्लास 10th से 11th 12th में आई, क्लास 10th तक की पढ़ाई तो बड़ी आसान थी, तो यहाँ पर तो वेलोसिटी ज्यादा थी, ये जो v1 थी ये वेलोसिटी ज्यादा थी। बट जैसे ही 11th 12th में आई, पढ़ाई डिफिकल्ट होगी तो वेलोसिटी जो है वो स्लो होगी। मिस अवंतिका, क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे हमने पहले किया था, ये इंसिडेंट में और ये वाली इंसिडेंट में हमने ये जो है ये बेसिकली वेवलेट है, तो ये परपेंडिकुलर है। इन दोनों में जो डिस्टेंस है जैसे हमने पहले किया था, अब ये जो डिस्टेंस है ये v1t है। v1t क्या है? वेलोसिटी ऑफ द वेव इन मीडियम वन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। नहीं समझ आया? मिस्टर वंतिका, एनी क्लियर, एनी डाउट? मिस्टर वंतिका, एनी डाउट? ओके। तो अब थोड़ी देर बाद, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ये तो जब यहां तक अंदर पहुंच चुकी होगी, थोड़ी देर के बाद ये जो सेम फेज वाला, लेट अस अज्यूम सी सी वाला, थोड़ी देर बाद यहां तक पहुंचेगा और फिर अपना एक सर्कल बनाएगा, तो इसका थोड़ा टाइम तो यहाँ चला गया, और जो बचा टाइम है उससे ये एक छोटा सर्कल ही बना पाएगा। क्या आप इस बात को पकड़ पा रहे हैं? तो जैसे जैसे आप इस साइड जा रहे हैं, ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो छोटा 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 करते यहाँ तक। वही समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? मैं समझ गया। ओके। तो यहाँ मीडियम 1 में अगर ये वेवलेट था, तो मीडियम 2 में
आपको जो वेवलेट नजर आएगा वो टेढ़ा नजर आएगा ऐसा करके। समझ पा रहे हैं क्या? बेसिकली ये फिगर जो है ये अब आपको ऐसा स्क्वाश्ड क्वाड्रिलेटरल ऐसा नजर आएगा। ऐसा नजर आएगा। इज इट मेकिंग सेंस? मैं समझ का समझ पा रहे हैं या थके? ओके। मैं आपको जो पढ़ने के लिए बोल रहा था, जो आपको पढ़ के ट्राई करना है, जो लिखने की जो ट्राई करनी है, यहाँ से मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, ये हॉयगन्स थ्योरी। हाँ, यहाँ से, ये 7.4 से यहाँ से मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। ये सारा ज्ञान गणित आप पढ़ेंगे। और जो ज्ञान गणित है वो यहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ तक। ये वाले पेज को मैं आज नहीं टच करूंगा, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको बता दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ से स्टार्ट करके, बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर सारा डिफ्रेक्शन पे जाएगा, इस पे नहीं जाएगा। बट जो इंग्लिश है, अगर मेरे से कोई चीज़ मिस हो रही है, कोई चीज़ मैं आपको ठीक से नहीं समझा पा रहा, तो यहाँ पर आप जो इंग्लिश है इसको देखेंगे, तो आपको जो भी मिसिंग पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। मैं समझते हैं, आर बी क्लियर टिल हेयर? ये इजी है। आपका जो बुक है वो बहुत डिफिकल्ट है। आपने ये वाली फिगर्स बनानी है अगर एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और देयर इज अ वेरी हाई चांस कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। ओके। तो जी, यहाँ तक हम पहुँच गए। तो हमें, अब हमारे पास फिर से दो ट्रायंगल बन चुके हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो है ई सी। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो ए बी सी जो है वो वैक्यूम में है, और ए ई सी जो ट्रायंगल है वो पानी के अंदर है। मैं समझते हैं, क्लियर? ओके। तो वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ ताकि मैं आपको काम की चीजें दिखा सकूं। देखिए, जैसे हमने पहले किया था, ये जो एंगल आई है, ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल आई होगा। तो हवा में, वैक्यूम में जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल वन जो है, इसका एंगल आई है। पानी के अंदर जो ट्राइंगल है, फिर से देखिए, ये रे जो है ये हमारी पानी के अंदर रिफ्लेक्टेड रे है। अब जो एंगल आर है वो रिफ्लेक्शन नहीं है, वो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन। याद रखिए, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ये एंगल आर है। फिर से, जैसे पहला लॉजिक था, एंगल आर है, एंगल आर है इस लाइन में और इस लाइन में। इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन। तो कहने का मतलब ये वाला जो एंगल है ये एंगल आर है। अब आपको प्रूव करना है कि आई और आर में क्या रिलेशन है। समझते हैं, आर भी क्लियर टिल हेयर? आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और याद रखिए, ये रिफ्रैक्शन 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 है भाई। आई इज इक्वल टू आर को मत प्रूव कर देना, वो रिफ्लेक्शन में होता है। ओके। तो साइन आई जो है वो बी सी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये वाला ए सी है। अब बी सी जो है वो वी वन टी अपॉन ए सी है। साइन आर, ये साइन आर है, परपेंडिकुलर ये वाला ए ई अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो ए ई जो है वो वी टू टी है, वी टू टी अपॉन ए सी। अब मैं साइन आई अपॉन आर को डिवाइड करता हूँ, तो मेरी कैंसलेशन हो जाती है ए सी की। तो मेरे पास जो रिजल्ट आ जाता है वो ये आ जाता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू, या वी वन अपॉन वी टू वेलोसिटी इन मीडियम वन अपॉन वेलोसिटी इन टू। तो मेरे पास ये स्टोरी आ गई कि भैया साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सी से, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, उससे डिवाइड कर देता हूँ, तो सी अपॉन वी टू आ जाता है, सी अपॉन वी वन आ जाता है। और अगर आपको क्लास टेंथ के थोड़े से रिजल्ट्स याद हैं, तो वेलोसिटी इन वैक्यूम
अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम टू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। और वेलोसिटी, मैं लिख देता हूँ, म्यू जो है वो किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बेसिकली ये जो है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू है, और ये जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन है। मिस्टर अवंतिका, इज इट मेकिंग सेंस? भाई ये क्लियर होना चाहिए, ये सब लिखना आना चाहिए। तो रिजल्ट आ गया, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू मी टू साइन आर। तो ये म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब याद रखिए, शायद आपको इसको देख के थोड़ी सी परेशानी हो रही हो, वो परेशानी मैं आपको बता देता हूँ। क्लास टेंथ में जब आप करते हैं तो म्यू वन यूजली वैक्यूम होता है, और म्यू वन वैक्यूम में वन होता है। तो इसलिए ये आता है साइन आई इज इक्वल टू, ये जैसे आप वाटर लेंगे, साइन आर। तो ये बन गया उस फॉर्म में जिस फॉर्म में देखना आपको कंफर्टेबल लगता है, कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू वाटर। तो ये बेसिकली वही रूल है जो क्लास टेंथ में आपने किया था। यूजुअली कुछ टीचर जो हैं वो आप स्टूडेंट्स को समझा देते हैं कि भाई इसको याद करने के लिए, इसको याद करने के लिए ये याद रखिए, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। समझते का आर भी क्लियर? तो मिस अवंतिका, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। पीडीएफ के 3-4 पेज मैं आपको चिपका देता हूँ, जो रेफरेंस वीडियोस हैं वो भी आपको चिपका के पूरा एकदम बढ़िया पैकेट बना के यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा। जब भी आपने रिव्यू करना है तो आपने पीडीएफ को रेफर करना है, और आपने जो सपोर्टिंग एनिमेशन है उनको भी रेफर करना है। और मुझे एक बात बताइए, कैन वी मीट ऑन संडे मॉर्निंग से 11 AM, मिस अवंती का? ओके। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम डिफ्रैक्शन के लिए संडे मॉर्निंग मिलेंगे यार, क्योंकि थोड़ा सा स्लो हो गया काम, 1-2 क्लासेस मिस होगी। तो संडे को डिफ्रैक्शन मैं खत्म कर दूंगा, ताकि हम इस पूरे ताम झाम से खत्म हो गए इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़े। मिस अवंतिका, इज इट क्लियर? ओके, चलो।